नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट अपेक्स हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती क्या है? ये एक तरह के डीजेनरेटिव डिसीज़ है जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन को अफेक्ट करती है। डीजेनरेटिव डिसीज़ का मतलब है कि एज के साथ जो वेयर एंड टियर होते हैं उसकी वजह से और रिड्यूस्ड वाटर कंटेंट जो हमारे डिस्क में होता है उसकी वजह से जो हमारी स्पाइन में सर्वाइकल स्पाइन में चेंजेस आते हैं, इन सभी कारणों से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसे हम कॉमन भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अब इनके कई तरह के कारण हो सकते हैं, तो उनमें से एक तो एजिंग ही होती है जिसकी वजह से वेयर एंड टियर होता है। इसके अलावा पोस्चर ठीक से ना मेंटेन करने पे, गलत पोस्चरिंग में एक्टिविटीज़ करने से, लैक ऑफ एक्सरसाइज या रिपीटेड ऑक्यूपेशनल ट्रॉमा, इन सभी वजहों से दिक्कतें होने लगती हैं। जो लोग लगातार स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो लोग भारी सामान अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में उठाते हैं उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इससे मरीजों को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो एक तो कॉमन चीज़ होती है कि गर्दन में पेन होना। गर्दन में पेन होने लगता है जो माइनर फॉर्म में होता है। इसके अलावा गर्दन का पेन जो है वो रेडिएट करके आपके शोल्डर में भी जा सकता है, हाथ में भी जा सकता है और हाथ में झुनझुनाहट सी भी महसूस हो सकती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाती है, जिसमें कि हाथ में कमजोरी, सामान पकड़ने में दिक्कत होना या छोटे मोटे काम करने में दिक्कत महसूस होने लगती है। जैसे बीमारी और बढ़ती है तो ये और नर्व फाइबर्स को इन्वॉल्व कर लेती है, तो इसमें हम मरीज को चलने में लड़खड़ाहट भी महसूस होने लगती है। और प्रोग्रेस करने पर हाथ में, पैरों में और कमजोरी आ जाती है और जिसे हम सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट की एक्टिविटीज़ काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसके लिए अब आगे हमारे पास जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MRI होता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि कितना नर्व पे कंप्रेशन है, नर्व रूट पे कंप्रेशन है और स्पाइनल कॉर्ड पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। इसके आधार पे हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, जिसमें कि मेडिकल ट्रीटमेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहता है और सर्जिकल ऑप्शन रहते हैं। तो जब तक बीमारी ऐसी रहती है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री की बीमारी है या सिर्फ पेन है, कोई वीकनेस नहीं है, और यह वीकनेस है तो बहुत माइल्ड सी वीकनेस है, तो ऐसे केसेस को हम कंजर्वेटिवली ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सीवियर रिफ्रैक्टरी टाइप का पेन है जो दवाइयों को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसमें भी हमें सर्जिकल ऑप्शन देखना पड़ता है। तो इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? जिन लोगों को ये दिक्कत है उसे हम रिपीटेड ट्रॉमा से बचने के लिए सलाह देते हैं। दी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के लिए सलाह देते हैं, जो स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी वाले उन्हें ट्रेन करते हैं कि कैसे क्या एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा जहाँ पे ज़रूरत होती है सर्वाइकल कॉलर, जो कि गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन करता है या उसे थोड़ा फ्लेक्शन में मेंटेन करता है, वो बताया जाता है। इसके अलावा सिम्टम्स के आधार पे दवाई दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में हमें इन सिंपल मेज़र से ही हमें सक्सेस मिल जाती है और कई सारे पेशेंट्स ठीक रहते हैं। लेकिन कई सारे पेशेंट्स में क्लोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे हमें सर्जिकली इंटरवीन करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बीमारियाँ ना डेवलप हों तो उसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अपने पोस्चर मेंटेन कीजिए। जो लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं वो भी बीच में ब्रेक लें और एक सीधे पोस्चर में बैठ के अपना काम करने की कोशिश करें। नेक के ट्रॉमा को अवॉइड करें। पानी बहुत अच्छे से पीते रहें। अपने रेगुलर एक्सरसाइजेज करें। सारे तरह के फ्रूट्स खाएं और इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी बीमारियां ना डेवलप हों, और बाय चांस अगर ऐसा होता है तो तुरंत अपना मेडिकल चेकअप कराएं और ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।